Hello everyone, welcome again to live session of monologue classes. I'm Dinesh Kumar and today I will discuss the Hindu newspaper. So I will discuss the most important news of 31st May, the Hindu newspaper. So now we come to the first news. Amit Shah appeals for 15 days peace in Manipur. So you may be aware about this news. ये न्यूज़ काफ़ी दिन से हमारे चर्चा में है और इसका हम एक टेक्निकल एस्पेक्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे. So what is this technical aspect? So there is a dispute, or we can say that the violence between the two communities, and one community is the Kuki community and other is the Methi community. One is the Kuku community and other is the Methi community. अब इस डिस्प्यूट की जड़ क्या है? तो बेसिकली मणिपुर हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले अराउंड 1 मंथ बैक एक डिसीजन दिया था कि जो मैती कम्युनिटी है ये एसटी कम्युनिटी को बिलोंग करती है. सो पहली बात, दैट डिसीजन गिवन बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर वाज स्टेड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सब्सिक्वेंटली. इस डिसीजन के बाद दो कम्युनिटीज में क्लैश हुआ, मैती कम्युनिटी में और कुकी कम्युनिटी में. ठीक है. सो अब इफ वी गो टू द डिसीजन और टेक्निकलिटी ऑफ डिसीजन, तो अब हम इसको दो उसमें एस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे. पहला टेक्निकलिटी ऑफ डिसीजन और दूसरा प्रेजेंट पोजीशन. टेक्निकलिटी ऑफ डिसीजन में हम देखते हैं कि एसटी कम्युनिटी या एससी कम्युनिटी या ओबीसी कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी को डिक्लेयर करने का राइट वो किसके पास है? सो दिस राइट लाइज विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो अगर कोई कम्युनिटी ये कंटेंट करती है कि भाई उसको एससी, एसटी या ओबीसी डिक्लेयर किया जाना चाहिए, देन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 340 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दिस पावर लाइज विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. तो ये पावर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस पर एक इंक्वायरी कमीशन बनाते हैं. इंक्वायरी कमीशन उसके जो सोशियो और इकोनॉमिक कंडीशन की जांच करता है और उसके बाद वो कमीशन किसको रिपोर्ट देता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस रिपोर्ट के आधार पर एक फाइनल डिसीजन लेते हैं. अब यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि वेदर दिस डिसीजन इज टेकन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंटली और विद द कंसल्टेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि ये डिसीजन, जैसे कि आप जानते हैं, बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 74 क्लॉज 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो 74 का क्लॉज 1 ये कहता है कि प्रेसिडेंट कोई भी डिसीजन इंडिपेंडेंटली नहीं लेंगे, और इफ द प्रेसिडेंट विल टेक एनी डिसीजन, ही इज बाउंड टू टेक द डिसीजन और शी इज बाउंड टू टेक द डिसीजन अकॉर्डिंग टू द एडवाइस गिवन टू हिम और हर बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो जब रिपोर्ट इंक्वायरी कमीशन प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं तो प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को के साथ उसको डिस्कस करते हैं and then president take final decision on the basis of advice or recommendation of council of ministers. तो अगर कोई फाइनल डिसीजन ले लिया, मींस अगर प्रेसिडेंट ने ये डिसीजन ले लिया कि ये मैती कम्युनिटी शुड बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ एसटी कम्युनिटी, तो यहाँ पर फिर वो पार्लियामेंट की जो लिस्ट है उसमें अमेंडमेंट हो जाएगा एंड दैट कम्युनिटी विल बी डिक्लेयर्ड एज ए मैती कम्युनिटी. सो दिस पावर डज नॉट लाई विद द ऑनरेबल हाई कोर्ट. तो एक लीगल एस्पेक्ट इसका ये हो गया कि ऑनरेबल मणिपुर हाई कोर्ट का जो डिसीजन था कि मैती कम्युनिटी एसटी कम्युनिटी को बिलोंग करती है, दैट वाज नॉट टेक्निकली करेक्ट. अब उसके बाद डिस्प्यूट हुए, तो डिस्प्यूट में क्या हुआ कि वहां पर काफी वायलेंस हुई. तो हमारे होम मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह जी, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि एक तो इसका इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा, जुडिशियल कमीशन, दैट वुड बी हेडेड बाय द रिटायर्ड जज ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. So that would look into the, or that would investigate or inquire into the reason of the clash between the two communities or whether there is any other angle of this problem. Now, अब यहाँ पर यह है कि कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कुकी कम्युनिटी के कि यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाना चाहिए. Now we will understand प्रेसिडेंट रूल. प्रेसिडेंट रूल क्या होता है? So basically there are three types of emergencies in our Constitution of India. One is national emergency, second is state emergency, and third is financial emergency.
अब नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में लगती है, स्टेट इमरजेंसी को ही हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। तो प्रेसिडेंट रूल का दूसरा नाम क्या है? स्टेट इमरजेंसी। अब क्वेश्चन आता है कि स्टेट इमरजेंसी कब लगती है और उसके लगने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट का पूरा होना मैंडेटरी है। तो स्टेट इमरजेंसी इज इम्पोज्ड अंडर आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। स्टेट इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 356 में ही 356 के अनुसार लगती है। उसका प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर उसका ये होता है, व्हेन प्रेसिडेंट ईदर अपॉन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर और अदरवाइज is satisfied that a situation has arisen in a state in which the administration of a state cannot be carried out in accordance to the provision of constitution। मीन्स अगर प्रेसिडेंट को या तो गवर्नर की रिपोर्ट पर या किसी और सोर्स से ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा है, तब प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो स्टेट में इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये पावर केवल प्रेसिडेंट की नहीं होती, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि प्रेसिडेंट सारे डिसीजन किससे लेता है? सारे डिसीजन लेता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कंसेंट से। सो दिस इज द डिक्लेरेशन ओनली बाय द प्रेसिडेंट, रादर द इफेक्टिव डिसीजन इज टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो आई थिंक व्हेन state emergency or president is imposed in a particular state, then it also violates the federal structure of the constitution। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर है, इट मींस देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। तो उससे पहले भी आर्टिकल 355 यूनियन गवर्नमेंट मींस भारत सरकार के पार्ट पर ये ड्यूटी इंपोज करता है कि अगर किसी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, then it is the primary duty on the part of the central government or union government to protect the state from the problem of law and order or any other kind of aggression। तो अभी मणिपुर में इसकी आवश्यकता नहीं है। इंटरनेट बैन एड टू वॉइस ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम मणिपुर। अब यहाँ पर ये जो इंटरनेट बैन है, इसका हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट डिस्कस आपके साथ करेंगे। Although this news is general, but we'll discuss the constitutional validity of internal ban because there was a passage in CLAT examination 2023 regarding the internet ban। तो जब हम किसी स्टेट का या किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द स्टेट का इंटरनेट बैन करते हैं, so whether this is affecting the fundamental right of those person or inhabitant of those areas in any sense or not। तो क्या हम कह सकते हैं कि राइट टू इंटरनेट एक हमारा फंडामेंटल राइट है? सो फॉर दिस पर्पज वी नीड टू डिस्कस, देयर वाज अ केस नेमली अनुराधा, आप नोट डाउन कर सकते हैं, अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस था 2019 का। 2019 में यू मे रिमेंबर दैट जब आर्टिकल 370 जो कि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था उसको रिवोक किया गया था, तब वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी जम्मू एंड कश्मीर में, और उस लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए इंटरनेट को बैन किया गया था। जब जम्मू कश्मीर में इंटरनेट को बैन किया गया था, सो ban was quite long। The constitutional validity of internet ban was challenged by Anuradha Bhasin, she is a journalist, before the Honorable Supreme Court। Then Honorable Supreme Court gave the decision in this regard। तब Honorable Supreme Court ने इस regard में अपना एक decision दिया। तो Honorable Supreme Court ने कहा कि right to internet is a fundamental right under Article 19(1)(a) of Constitution of India। अब हम समझते हैं आर्टिकल 19(1)(a) क्या होता है। तो आर्टिकल 19(1)(a) जो है ये हमको देता है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो हम सभी सिटीजन ऑफ इंडिया के पास राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार है। स्पीच का मतलब बोलने का अधिकार है, एक्सप्रेशन का मतलब है वी मे कन्वे अवर थॉट इन एनी अदर वे। ठीक है, अब राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट राइट टू इंटरनेट कैसे है? तो बेसिकली बोलने के लिए वी रिक्वायर नॉलेज। ठीक है, एंड इंटरनेट इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है,
तो इंटरनेट के थ्रू हमको बहुत सारी नॉलेज मिलती है। तो अब अगर इंटरनेट नहीं मिल रहा है तो वी विल हैव लिमिटेड एक्सेस टू द नॉलेज, जिसकी वजह से वी विल नॉट बी एबल टू अवेल अवर दिस फंडामेंटल राइट that has been provided under Article 19(1)(a) of the Constitution of India. So this is all about, क्योंकि 2023 में इस पे पैसेज पूछा गया था, that's why I discussed this. भारद्वाज slam LG over use of force FIR against wrestlers. तो यहाँ पर ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन we will discuss FIR because this is the important concept of Criminal Procedure Code CRPC. तो FIR क्या होती है? FIR is a first, फुल फॉर्म FIR की होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। अब FIR कौन रजिस्टर करा सकता है? तो FIR कैन बी रजिस्टर्ड बाय एनी पर्सन, ठीक है, वेदर दैट पर्सन इज विक्टिम और नॉट। तो FIR के लिए ये जरूरी नहीं है कि FIR रजिस्टर कराने के लिए केवल विक्टिम का होना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। FIR कोई और पर्सन भी रजिस्टर करा सकता है। नाउ एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या FIR पुलिस रजिस्टर कर सकती है? सो आंसर इज यस, ठीक है। सो अंडर सेक्शन 157 ऑफ CRPC पुलिस हैज बीन गिवन पावर टू रजिस्टर FIR। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं कोई ऑफेंस होता है और उस ऑफेंस की सूचना पुलिस को कोई भी व्यक्ति नहीं देता है या नहीं देना चाहता है, तो क्या उसमें जस्टिस नहीं मिलेगा विक्टिम को? सो ये गलत है, उसको विक्टिम को जस्टिस मिलेगा। एंड दैट इज द रीजन सेक्शन 157 गिव्स पावर टू द पुलिस टू रजिस्टर FIR। तो उसमें रजिस्टर पुलिस के पास पावर है कि पुलिस FIR को रजिस्टर कर सकती है। दूसरा पॉइंट ये है कि FIR किन मैटर में रजिस्टर होती है। तो बेसिकली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑफेंस, ऑफेंस दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंस और दूसरा होता है बच्चों नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। सो FIR इज ऑलवेज रजिस्टर्ड इन कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल केसेस। अब ये जो कॉग्निजेबल केसेस क्या होते हैं? कॉग्निजेबल केसेस आर दोज केसेस इन विच पुलिस हैज राइट टू अरेस्ट ए पर्सन। सो जनरल रूल ये है कि जब हम किसी पर्सन को अरेस्ट करते हैं तो हम उसके दो फंडामेंटल राइट वायलेट करते हैं। फर्स्ट दैट हैज बीन गिवन अंडर आर्टिकल 19 एंड सेकंड दैट हैज बीन गिवन अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि उसकी राइट टू पर्सनल लिबर्टी है। और दूसरा क्या है कि राइट टू मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसलिए जनरल रूल ये है कि जब पुलिस किसी को अरेस्ट करे तो पुलिस इज रिक्वायर्ड टू टेक द परमिशन फ्रॉम द ऑनरेबल कोर्ट। लेकिन कॉग्निजेबल केसेस कौन से होते हैं? जिन मामलों में पुलिस के पास ये पावर है कि वो किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है इवन विदाउट टेकन परमिशन फ्रॉम द कोर्ट। तो अभी हमने क्या समझा कि FIR कॉग्निजेबल केसेस में रजिस्टर की जाती है। और कॉग्निजेबल केसेस क्या होते हैं? जिसमें पुलिस के पास पावर है कि वो किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के। दूसरा होता है हमारा नॉन कॉग्निजेबल केसेस। नॉन कॉग्निजेबल केसेस मीन्स those cases in which police does not have power to arrest a person without the permission of the court। तो ऐसे मामलों में पुलिस के पास ये पावर नहीं है कि वो बिना कोर्ट की परमिशन के किसी पर्सन को अरेस्ट कर ले, ठीक है। और नॉन कॉग्निजेबल केसेस में क्या होता है? फिर नॉन कॉग्निजेबल केसेस में NCR रजिस्टर की जाती है। NCR की फुल फॉर्म होती है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखिएगा, कॉग्निजेबल केसेस में क्या चलेगा? FIR फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को थप्पड़ मारा तो इट मींस ही कमिटेड क्रिमिनल ऑफेंस, हर्ट कॉज कर दी 323 IPC। तो यहाँ पर FIR रजिस्टर होगी बिकॉज इट इज ए कॉग्निजेबल केस। लेकिन सपोज दैट अगर मेरा कोई डॉक्यूमेंट खो गया या आपका कोई डॉक्यूमेंट खो गया, बी इट द 10th क्लास मार्कशीट या आपका ड्राइविंग लाइसेंस, तो उसमें यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर FIR, you will only be required to register NCR. NCR means non-cognizable report. So I discussed everything about FIR. चिदम्बरम happy with Sehgal, ये जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर में आज का क्वेश्चन इन योर GS पार्ट फ्रॉम दिस वर्ड Sehgal। अब Sehgal क्या है? अभी हमारी नई पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ है
तो उसमें सेंगल को इंस्टॉल किया गया है बाय आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। तो सेंगल क्या है? ये प्रतीक है ट्रांसफर ऑफ पावर का। क्या है? ट्रांसफर ऑफ पावर। ठीक है। हिस्टोरिकल इसका इंपॉर्टेंस क्या है? हिस्टोरिकल इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जो चोला डायनेस्टी होते थे, चोला डायनेस्टी से इस कंसेप्ट को लिया गया है। तो चोला डायनेस्टी में जब एक राजा अपने सिंहासन को छोड़ता था और उसकी जगह कोई दूसरा राजा आता था, देन तो वो उसको सेंगल दिया करता था। तो सेंगल सेंगल क्या होता है? एक गोल्ड की स्टिक होती है। ठीक है, ये हमारी कल्चर को भी रिप्रेजेंट करती है। तो वो राजा एक दूसरे राजा को सेंगल दिया करता था। तो सेंगल इज द सिंबल ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम वन पर्सन और फ्रॉम वन किंग टू अदर किंग। तो यहाँ पर एग्जामिनर आपसे सेंगल का मीनिंग पूछ सकता है, या अगर वो हिस्टोरिकल क्वेश्चन में जाएगा तो ये पूछेगा कि किस डायनेस्टी से इसकी शुरुआत हुई। सो आई हैव आल्सो टोल्ड यू दैट इज द फ्रॉम चोला डायनेस्टी। पॉपुलेशन बेस्ड डिलिमिटेशन अनफेयर टू साउदर्न स्टेट। तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिएगा, हमारे देश में जो इलेक्शन होते हैं वो पॉपुलेशन के बेसिस पर होते हैं। पॉपुलेशन के बेसिस पर हमारे देश में इलेक्शन क्यों होते हैं, उसका रीजन है, हमारे देश में क्या है? डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, तो लोगों की सरकार लोगों के द्वारा लोगों के लिए। अब अभी पॉपुलेशन की काउंटिंग कैसे होती है? तो देयर इज अ टर्म सेंसस। सेंसस से हम हर 10 साल में पॉपुलेशन को काउंट करते हैं। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1971 का ही सेंसस हम लेके चल रहे हैं। तो अभी तक हमारे देश में जो इलेक्शन होते हैं वो 1971 के सेंसस के बेसिस पर होते हैं। और ये इलेक्शन कब तक चलेंगे? मीन्स 2026 तक ये इलेक्शन इसके आधार पर ही चलेंगे। अब यहाँ पर जो ये पर्सन है के.टी. रामाराव, इनका कंसर्न ये है, with only 18% populations the southern state have been contributed 35% to the country's GDP and the proposed delimitation based on the population in a gross injustice to them। अब ये क्या कह रहा है? तो डिलिमिटेशन का मतलब क्या है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो पॉपुलेशन के आधार पर होती हैं। तो पॉपुलेशन के आधार पर होंगी। अब साउथ की जो पॉपुलेशन है वो 18% है कंपैरेटिव, और नॉर्थ की पॉपुलेशन इससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन इनका जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो 35% है। अब इसका मतलब क्या होगा कि दे विल गेट द सीट इन द पार्लियामेंट, इन द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉपुलेशन। तो इनका कंसर्न ये है कि ये जीडीपी में तो इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है और इनकी पॉपुलेशन कम है। सो हमारे देश में जो सीट का एलोकेशन होगा वो पॉपुलेशन के आधार पर होगा, तो इनको कम सीट्स मिलेंगी। तो दिस इज द कंसर्न ऑफ मिस्टर के.टी. रामाराव। नाउ वी कम टू सीएम मान एक्सटेंड टू कैबिनेट विद 2 मोर मिनिस्टर। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, व्हाट इसका मतलब क्या होता है। तो स्टेट में हमारे होते हैं सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। अब क्वेश्चन ये है कि कितने परसेंट मिनिस्टर हो सकते हैं। तो किसी भी स्टेट में उसकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके 15% लोग ही मिनिस्टर हो सकते हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में सपोज 100 लोग हैं, तो 100 लोग के 15% कितना हो गया? 15। तो 15 मिनिस्टर ही वहां पर होंगे, उसके 15%। ये नियम जो आया था ये आया था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। शिफ्ट इन द यूएस अप्रोच टू चाइना। अब बेसिकली इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। सो आप ये तो जानते हैं कि देयर इज अ पावर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूएसए एंड चाइना। दोनों देशों के बीच में पावर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रहता है। पावर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का रीजन क्या है? इट इज द फाइट ऑफ सुपरमेसी। ठीक है, और इट इज द डिस्प्यूट ऑफ सुपरमेसी। ठीक है, क्यों? चाइना अपने आप को सुपर पावर डिक्लेयर करना चाहता है और यूएसए अपने आप को सुपर पावर डिक्लेयर करना चाहता है। तो इसलिए यहाँ पर इनकी जो पॉलिसीज हैं और इनके कन्फ्लिक्ट रहते हैं। अब इसमें एक पॉलिसी शिफ्ट आया है। सो पहला क्या था? पहला था डीकपलिंग। तो जो ट्रम्प थे, ट्रम्प के टाइम में डीकपलिंग पॉलिसी होती थी। तो डीकपलिंग का मतलब है कि अपने आप को
इंडिपेंडेंट रखना और अपने आप को सेल्फ रिलायंट रखेगा। सेल्फ रिलायंट का मतलब है कि यूएसए विल नॉट डिपेंड अपॉन द चाइना इन एनी वे, बाय बी इट इकोनॉमिक वे, बी इट टेक्नोलॉजिकल वे और बी इट एनी अदर वे। तो यूएसए की पॉलिसी ये थी कि यूएसए किसी भी प्रकार से उस पर डिपेंडेंट नहीं होगा और सेल्फ डिपेंडेंट बनेगा। लेकिन जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक स्टेप आगे लिया है और इन्होंने कहा है डी रिस्किंग। तो डी रिस्किंग थोड़ा सा इससे ज़्यादा हार्श होता है। इसका मतलब क्या है कि हम विल नॉट अलाउ चाइना इन एनी वे टू क्रिएट रिस्क फॉर द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन और यूएस एज ए कंट्री। सो यहाँ पर जो डिस्प्यूट है इट इज़ गोइंग टू बी वाइडन बिटवीन द टू कंट्रीज, ठीक है। और ये उन्होंने इन दोनों ने अपनी पॉलिसी को शिफ्ट कर लिया है। तो अब डी रिस्किंग का मतलब ये है कि we would not like to be affected by the China in any way, ठीक है। and China is not supposed to create risk to the USA in any way। चाइना इसके लिए यूएस को जिम्मेदार मानता है। अभी G7 की मीटिंग हुई थी हिरोशिमा में, तो वहां पर उसकी वजह से चाइना ने यूएस को क्या कहा है, यूएस को इसके लिए रेस्पॉन्सिबल माना है। और चाइना ने कहा है कि यूएस की जो पॉलिसी है ये गलत है, ठीक है। और यूएस इज ट्राइंग टू क्रिएट हेजेमनी इन द वर्ल्ड, मतलब अपनी सुपरमेसी यूएस बनाना चाहता है और इसके लिए वो किसी को भी सामने नहीं आने देना चाहता। नाउ माइग्रेशन एजेंट लेटिंग स्टूडेंट डाउन बैरियो पैरेल। तो इन्होंने कहा है कि कुछ इंडियन स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया ने उन पर बैन लगाया हुआ है कि दे विल नॉट बी अलाउड टू स्टडी इन द ऑस्ट्रेलिया। स्टेट्स हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। तो ये 5 स्टेट हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का कंसर्न ये है कि जो उनको माइग्रेशन एजेंट होते हैं वो उनको गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, मीन्स उनके फॉर्म को प्रॉपरली नहीं भरते हैं, जिसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें फ्रॉड हो रहा है या उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। तो कंसिडरिंग दिस डिसीजन दे हैव बैंड द स्टूडेंट फ्रॉम दीज 5 स्टेट। ओवरऑल इंडियन स्टेट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे कैन गो एंड दे कैन स्टडी इन द this Australia. So dear students, that's all for today. We'll meet again. Till then, thank you very much. Goodbye.